हेलो स्टूडेंट्स, हम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती का 1.5 लेसन द नेकलेस। द नेकलेस यानी कि गले का हार। ये कहानी हेनरी रेने अल्बर्ट गाय दे मॉपसेंट ने लिखी है, जो 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच ऑथर थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए मशहूर थे। तो ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी हम देखने जा रहे हैं, द नेकलेस। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के तरफ। मैथिल्डे एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी, जो अपने खराब नसीब की वजह से गलती से एक मामूली से क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई थी। क्लर्क यानी कि एक छोटा सा अफसर। उसके पास दूर दूर तक कोई साधन नहीं था कि कोई उसे जाने पहचाने, उसे समझे, उसे प्यार करे, और उसके पास दहेज ना होने के कारण उसकी शादी शहर के किसी नामचीन अमीर आदमी से नहीं हो पाई, और इसीलिए वो शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक मामूली अधिकारी से शादी कर लेती है। शादी के बाद मैथिल्डी बिल्कुल सादे कपड़े पहना करती थी, क्योंकि वो कभी भी इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने लिए कुछ बेहतर और बढ़िया से कपड़े जुटा पाए। उसने अपनी ज़िंदगी में लगातार सहन किया। कभी कभी उसके मन में यह भावना आती थी कि वो हकदार है शानो शौकत की। वो झेल रही थी अपने घर के दरिद्र मेले कुचेले सामान को, जैसे कि खराब दरदरी दीवारों को और गंदे पर्दों को। ये सारी की सारी वही चीज़ें थी जिसमें मैथिल्डी के बराबरी की औरतें दूर दूर तक ध्यान भी नहीं देती थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और यही बात मैथिल्डी को सताती थी, उसे नाराज़ करती थी। मैथिल्डे हमेशा सपने देखा करती थी बड़े शानदार आलीशान महल के, जिसमें बड़े कमरे हो और उन बड़े कमरों के दरवाजे छोटे छोटे कमरों में खुलते हो, और हर कमरे में सुगंध छिड़की हो ताकि माहौल खुशबूदार हो दोपहर के बातचीत के लिए अपने करीबी दोस्तों के साथ। पर अभी तक उसके पास कोई कीमती कपड़े नहीं थे और ना ही गहने थे, और यही वो चीज़ें थी जिसे मैथिल्डी चाहती थी। वो चाहती थी कि वो सबसे आकर्षित दिखे, लोग उससे जले, और यही इच्छा थी मैथिल्डी की। उसकी एक अमीर दोस्त थी, एक पुरानी दोस्त, जो उसके कॉन्वेंट स्कूल में थी। कॉन्वेंट स्कूल यानी कि एक क्रिश्चियन स्कूल जहाँ पर पढ़ाने वाली टीचर्स नन होती है, और इसीलिए वो अपनी दोस्त से मुलाकात टालती थी, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्त से मिलने जाती थी तब वहाँ से वापस लौटने के बाद उसे दुख होता था। उसके दोस्त के ठाट बाट देखकर वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसे पछतावा होता था कि वो क्यों गई वहाँ, और वो और भी ज़्यादा निराश हो जाती थी। एक शाम मैथिल्डे का पति अपने काम पर से घर आता है। वो खुशी से पागल हो जाता है अपनी सफलता के लिए। उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़ा होता है। वो मैथिल्डे से कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो झट से लिफाफे को फाड़ती है, उसे खोलती है और उसके अंदर के कार्ड को खींचकर बाहर निकालती है। उस कार्ड के ऊपर कुछ शब्द छपे हुए होते हैं। शिक्षा मंत्रालय से मैडम जॉर्जी रामपोनो बड़ी ही खुशी के साथ आमंत्रित करती है मिस्टर और मैडम लॉशेल को मंत्रालय समिति के तरफ से सोमवार शाम में जनवरी दिनांक 18। मैथिल्डे के पति को लगता है कि वो खुश हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा वो खुश होने के बजाय चिढ़ जाती है और आमंत्रण पत्र को टेबल पर फेंक देती है, और मुंह की मुंह में धीरे से कहती है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्या उम्मीद करते हो मुझसे? मैं क्या पहनकर चलूँ अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो? मैथिल्डी का पति तो इस बात पर सोचता ही नहीं है। वो मैथिल्डी से हकला कर बोलता है, क्यों, जो ड्रेस तुम थिएटर में पहनकर जाती हो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम पर। फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है। मैथिल्डी को रोते हुए देख वो परेशान और दंग रह जाता है। वो हकलाते हुए बोलता है, क्या बात है, आओ चलो मुझे बताओ मैथिल्डी, एक बढ़िया से ड्रेस की कीमत क्या होगी? मैथिल्डी कुछ पल के लिए रुक जाती है। वो सोचकर हिसाब लगाने लगती है ड्रेस की कीमत का, और फिर वो अपने विचारों में खो जाती है कि कितनी कीमत की उसे मांग करनी चाहिए बिना अपने पति को इस बात पर इनकार करे। बाद में मैथिल्डी अपने पति को जवाब देती है, हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे अच्छी से पता नहीं कीमत का, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये 400 फ्रैंक्स में कर सकती हूँ। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैथिल्डी के पति के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से बचत कर रहा था इतने ही पैसों की जितने मैथिल्डी ने बताए थे, ताकि उन पैसों से वो अपने लिए एक बंदूक खरीद सके गर्मियों के मौसम में शिकार करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ नैनतेर के पास के कंट्री में। नैनतेर फ्रांस के एक रीजन का नाम है।
मैथिल्डी का पति मान जाता है। वो उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देता हूँ, पर कोशिश करना और अपने लिए सबसे खूबसूरत ड्रेस खरीद लेना। पार्टी का दिन नज़दीक आने लगता है और मैडम लोजेल यानी कि मैथिल्डे और भी ज़्यादा दुखी, अशांत और बेचैन होने लगती है। हालांकि उसका ड्रेस तो तैयार था, फिर भी वो बहुत दुखी थी। एक शाम उसका पति उसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हो पिछले कुछ 3 दिनों से। वो अपने पति को जवाब देती है, मैं परेशान हूँ कि मेरे पास कोई गहने नहीं है, ना ही एक कीमती नगीना है जिसे मैं पहन सकूँ, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। मैथिल्डी का पति उसे मनाने के लिए कहता है कि तुम फूल पहन लो, इस साल तो फूल पहनने का ही चलन चल रहा है। मैथिल्डी मानती नहीं है। अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती। मैडम फॉरेस्टियर अपने शीशे की अलमारी के पास जाती है और अलमारी में से एक बड़ा सा बॉक्स निकालती है, उसे खोलती है और मैथिल्डी से कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगता है चुन लो मेरी प्रिय बहन। पहले तो मैथिल्डी हाथ के कुछ कड़े देखती है, उसके बाद मोतियों का हार, ऐसे धीरे धीरे वो पूरी ज्वेलरी शीशे में देखकर ट्राई करती है। मैथिल्डी पूछती ही रहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? मैडम फॉरेस्टियर कहती है, क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल, पर मुझे कुछ पता नहीं है ना कि तुम्हें क्या पसंद है। और इसी बीच अचानक से मैथिल्डी की नज़र एक काले रंग के सैटिन के बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर एक शानदार हीरे का हार होता है। हार को देखते ही मैथिल्डी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, हार को पाने की अनियंत्रित इच्छा के साथ, और उसके हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही वो हार को उठाती है, वो हार को अपने गले में डालती है और खो सी जाती है खुद की खुशी में, उत्साह में, जब वो अपने आप को आईने में देखती है। और फिर वो हिचकिचाकर अपने दोस्त से चिंता जताकर पूछती है, क्या तुम मुझे ये हार उधार दे सकती हो, सिर्फ यही हार? मैडम फॉरेस्टियर कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर खुशी से मैथिल्डी उसकी दोस्त को अपने गले लगा लेती है और उसके बाद उस कीमती खजाने को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। पार्टी का दिन आ जाता है। मैथिल्डी सफल हो जाती है। वो दूसरी औरतों के मुकाबले ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है और मनोहर, संस्कारी, हंसती खेलती हुई, खुशी के साथ झूमती हुई, सबसे अलग, सबसे बेहतर। वो उस दिन खुद को खोकर नाचती है, जुनून के साथ भूलकर सब कुछ, अपने सुंदरता की सफलता में तैरते हुए खुशियों के बादलों के बीच। मैथिल्डी और उसका पति पार्टी से सुबह 4 बजे के करीब घर के लिए निकलते हैं। जब वो पूरी तरह से सड़क पर पहुंच जाते हैं, इतनी सुबह होने के वजह से उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती है। वो पैदल चलते चलते नीचे सेन नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक टैक्सी मिल जाती है जो उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है, रू द मार्टियर सड़क पर। और इसी के साथ ये सफ़र ख़त्म होता है, बड़ी ही उदासी के साथ मैथिल्डी के लिए। मैथिल्डी शीशे के सामने जाती है ताकि वो एक आखिरी बार अपने आप की शोभा और आभूषण को देख सके, पर अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका हार उसके गले में नहीं होता है। क्या हो गया? उसका पति उससे पूछता है। वो उसके तरफ मुड़ती है, घबरा कर कहती है, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का हार अब नहीं है। ये सब सुनते ही वो खड़ा हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो सामना करता है परेशानी का, और वो कहता है, क्या, कैसे, ये असंभव है। वो हार को ड्रेस के पटलियों में ढूंढते हैं और ड्रेस के ऊपर पहने गए जैकेट के पटलियों में ढूंढते हैं, जेब में ढूंढते हैं, वो हर जगह पर ढूंढते हैं, पर उन्हें हार नहीं मिलता है। मैथिल्डी का पति उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि हार तुम्हारे गले में ही था जब तुम हॉल से निकली थी? मैथिल्डी कहती है, हाँ मुझे यकीन है, मैंने हार को हाथ लगाया था मंत्रालय के हॉल में। मैथिल्डी का पति उससे कहता है, लेकिन अगर तुमने हार को रोड पर खोया होता तो उसके ज़मीन पर गिरने की आवाज़ ज़रूर आती थी। हार ज़रूर टैक्सी में ही रहा होगा। मैथिल्डी कहती है, हाँ मुमकिन है। क्या तुमने टैक्सी वाले का नंबर लिया था? उसका पति कहता है, नहीं। वो दोनों एक दूसरे को दंग होकर घूरते हैं। बाद में लोज़ल फिर से अपने कपड़े पहन लेता है और मैथिल्डी से कहता है, मुझे वापस जाना होगा उस पूरे मार्ग पर जहाँ से हम अभी अभी चलकर आए हैं। हो सकता है कि हार हमें वहीं पर पड़ा हुआ मिल जाए। ऐसा कहकर वो चला जाता है। मैथिल्डी इतनी डर जाती है कि वो अपने बॉल ड्रेस को बदलती ही नहीं है। वो बची हुई रात उसी बॉल ड्रेस में निकालती है। मैथिल्डी का दिमाग खाली हो जाता है सोच सोच कर, और उसका पति घर सुबह 7 बजे लौट कर आता है, वो भी खाली हाथ। बाद में वो पुलिस वाले के पास जाता है, अखबार वाले के पास भी जाता है ताकि इनाम की पेशकश कर सके।
टैक्सी के कंपनीज़ में जाता है पता लगाने के लिए कि वो किसकी टैक्सी थी। वो हर एक जगह जाता है जहाँ उसे हल्की सी उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैथिल्डे सारे दिन इंतज़ार करती है, वो निराश हो जाती है उस भयंकर दुर्घटना का नतीजा सोचकर। लोज़ेल सारे काम करके शाम में घर लौटता है बिल्कुल खोखला होकर। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो फीका पड़ जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। वो मैथिल्डे से कहता है, अपनी दोस्त को फ़ौरन पत्र लिखो, उससे कहो तुमने उसके हार की कड़ी तोड़ दी है और तुमने हार सुधारने के लिए दिया है और यही बात हमें कुछ और समय दे देगी हार को ढूंढने के लिए। वो वैसा ही करती है जैसा उसका पति उससे कहता है, पर एक हफ्ते के अंत में ही वो सारी आशा खो देते हैं और लोज़ेल अचानक से भागदौड़ की वजह से बूढ़ा दिखाई देने लगता है। वो घोषित करता है कि अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि गहना कैसे लौटाया जा सके और इसीलिए वो कितने ही जौहरी की दुकान पर घूमते हैं हार की खोज में जो पहले वाले हार से घुलता मिलता हो। परामर्श देते हुए जौहरी को हार की यादों का हार ढूंढते हुए दोनों भी बीमार हो जाते हैं, वेदना में, दुख में। पहले रॉयल के एक दुकान में उन्हें बहुत सारे हीरो के हार मिलते हैं जो खोए हुए हार से मिलते जुलते थे। बाद में उन्हें एक हार दिखाई देता है, वो बिल्कुल उसी हार की तरह था जिनकी उन्हें तलाश थी। उस हार की कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, जो वो भावताव कर 36,000 फ्रैंक्स में सौदा करते हैं। हार की कीमत जुटाने के लिए वो जौहरी से प्रार्थना करते हैं कि हार को 3 दिन तक ना बेचे। वो एक व्यवस्था भी करते हैं जौहरी के साथ, अगर उनका खोया हुआ हार उन्हें फरवरी के पहले मिल जाता है तो जौहरी उनसे लिए गए हार की 34,000 फ्रैंक कीमत वापस देगा। लोज़ेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता जायदाद के तौर पर उसके लिए छोड़ के गए थे। बाकी के पैसे वो उधार ले लेता है और उसे उधार लेना ही पड़ता है। वो नोट्स देता है, विनाशकारी समझौते करता है, हर एक किस्म के पैसे उधार देने वाले लोगों से वो व्यापार करता है और उसके तुरंत बाद वो हार खरीदने के लिए चला जाता है और वो जाकर रख देता है 36,000 फ्रैंक की रकम जौहरी के काउंटर पर। जब मैथिल्डे हार वापस करती है तब मैडम फॉरेस्टियर बड़ी आराम से कहती है, तुम्हें मुझे ये हार जल्दी लौटाना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तब से मैथिल्डे को ये समझ आ जाती है कि भयानक ज़िंदगी जीना क्या होता है, गरीबी से जीवन बिताना क्या होता है। पर वो अपना किरदार बड़े ही खूबी से किसी शूरवीर की तरह निभाती है। उनको वो बड़ा सा भयानक कर्ज चुकाना था और उन्होंने चुकाया भी। वो अपनी नौकरानी को काम पर से निकाल देते हैं, वो अपने घर को अंदर से बदल देते हैं, वो अपने घर के छत के नीचे का कमरा भी किराए से दे देते हैं। मैथिल्डे को अनुभव आता है कि घर के कठिन श्रम वाले कामकाज कैसे किए जाते हैं। अब से वो घर के बर्तन और कपड़े खुद ही करा करती थी और घर का कचरा फेंकने सड़क की उतरती पर रोज सुबह जाया करती थी और घर का पानी भर के सीढ़ियों से ऊपर ले जाया करती थी। ऐसा करते वक्त वो हर सीढ़ी पर रुक जाया करती थी ताकि वो गहरी सांस ले सके। अब वो मार्केट से चीज़ें लेते वक्त भावताव करती थी, कई बार दुकानदार से झगड़ा कर लेती थी, अपमान सहती थी। ये सब करके वो बहुत दुखी हो जाती थी, पर ये सब वो एक एक पैसा बचाने के लिए करती थी। हर महीने में उन्हें एक कर्ज की रकम फेडनी होती थी और दोबारा से दूसरी रकम को वो कुछ समय के लिए उठाते थे ताकि कर्ज फेडने के लिए उन्हें और समय मिल जाए। मैथिल्डे के पति ने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। वो हर शाम व्यापारी के अकाउंट बनाया करता था और कई बार घर देरी से आता था। वो बैठा रहता था, हस्तलिखित को अपने सुंदर अक्षर में लिखते हुए। उसे हर एक पन्ने के लिए 500 की कीमत मिलती थी। 100 का मतलब है एक फ्रेंच कॉइन जिसकी कीमत कम होती है, जो पास्ट में फ्रांस में यूज़ किया जाता था। और यही ज़िंदगी 10 सालों तक चली। 10 सालों के अंत तक उन्होंने सारे कर्ज को चुका दिया था, ब्याज के साथ। मैथिल्डे अब बूढ़ी दिखने लगती है। अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचकर वो नाखुश हो जाती थी। क्या होता अगर उसने वो हार खोया नहीं होता तो? जिंदगी कितनी अजीब है, किसी के लिए स्थिर नहीं रहती, किसी शतरंज के पासे पड़ने की तरह जो झट से बदल जाती है। जिंदगी को कितना छोटा सा कारण लगता है किसी का जीवन बर्बाद करने में और संवारने में। एक रविवार को मैथिल्डे घूमने निकलती है और वो चलते चलते पहुंच जाती है शैम्स-एलिज़ेस, एक शानदार सड़क पर जो कि पेरिस में है। वहाँ उसे मैडम फॉरेस्टियर दिखती है, अभी भी उतनी ही जवान, खूबसूरत, आकर्षक। मैथिल्डे उसे देखकर भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि क्या उसे उसके दोस्त को बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और अब तो वो सारी रकम का भुगतान भी कर चुकी है और ये सारी बातें तो उसे बतानी ही होगी, क्यों नहीं।
मैथल्डी उसके पास जाती है और उसे कहती है गुड मॉर्निंग जेनी। मैडम फॉरेस्ट्रियर चौंक जाती है कि उन्हें उनके फैमिलियर नाम से कोई साधारण औरत बुला रही है। वो मैथल्डी को पहचानती नहीं है और हकलाकर बोलती है, पर मैडम मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आपको जानती नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हो रही है शायद। वो कहती है नहीं, मैं मैथल्डी लोज़ेल हूँ। ये सुनते ही मैथल्डी की दोस्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ओ मेरी गरीब भोली भाली मैथल्डी, तुम कैसे इतनी बदल गई। मैथल्डी उसकी दोस्त को कहती है, हाँ मैं बदल गई। मैं मुश्किल वक्त से जूझ रही थी जब मैंने तुम्हें आखिरी मुलाकात दी थी तब, और मेरे ज़िंदगी में यह सारा दुख दर्द सब कुछ तुम्हारी वजह से आया है। फॉरेस्ट्रियर कहती है, मेरी वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है। मैथल्डी कहती है, तुम्हें याद है तुमने जो हीरो का हार मुझे दिया था मंत्रालय के पार्टी में पहनने के लिए। फॉरेस्ट्रियर कहती है, हाँ याद है अच्छी तरह से। मैथल्डी कहती है, खैर मैंने उस हार को खो दिया था। फॉरेस्ट्रियर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने हार मुझे वापस लौटाया था। मैथल्डी कहती है, मैंने जो हार तुम्हें लौटाया था वो बिल्कुल उसी हार की तरह दिखने वाला हार था, और उस हार की कीमत चुकाने के लिए हमें 10 साल लगे। ये सब कुछ हमारे लिए आसान नहीं था, हम थोड़ा ही कमा पाते हैं, पर आखिरकार सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। फॉरेस्ट्रियर दंग रह जाती है। वो मैथल्डी से कहती है कि तुम कह रही हो कि तुमने एक हीरो का हार खरीदा मेरे हार को बदलने के लिए। मैथल्डी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही थे। ये कहकर मैथल्डी मुस्कुराती है गर्व से, मासूम खुशी के साथ। ये सुनकर मैडम फॉरेस्ट्रियर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो मैथल्डी के दोनों हाथ लेती है और बोलती है, मेरी भोली भाली गरीब मैथल्डी, मेरा हार तो नकली था जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रैंक थी। और इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। तो आइए देखते हैं हार्ड वर्ड्स के मीनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।